Good morning everyone. Now we are going to resume with financial derivatives MCQs. So Dr. Himanshu Saxena this side, and let us resume with our MCQs, multiple choice questions on financial derivatives. In the last class we did approximately 25 questions. Time to move on. So next proceed towards the next one. So just pay attention on the next slide that I am going to show. Just let me position it a bit. So we did question number 25 and question number 26 is right in front of you. Just pay attention. Parties who have sold a futures contract and thereby agreed to deliver the bonds are said to have taken a fill in the blank position. सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है regarding selling of the futures, right? So what have you done? You've sold a futures contract. यहाँ पर जो mentioned है that is you've sold a futures contract. तो जब भी आप सेल कर रहे हैं दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन लुक्स वेरी ब्राइट, फर्स्ट और थर्ड सोल्ड की बात है तो सेल तो कर ही दिया, तो यहां पर आ जाएगा देयर बाय एग्रीड टू सेल द बॉन्ड्स आर सेड टू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन, राइट? आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिए हैं, you have sold the futures contract and thereby you have taken up a short position. Short matlab you have sold the futures contract. Next, moving on to the next one, question number 27. By selling a futures contract of $1 lakh at a price of 115, you are agreeing to deliver. चार ऑप्शन है आपके पास, तो हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 lakh will be divided by base value of 100, right? Whenever you talk about bonds or these kind of interest rate futures, तो आपको इसका base value 100 से divide करना पड़ेगा, तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आएगा 1000, right? तो इस lot के अंदर in this future contract you've got 1000 total number of assets, so this lot is worth 1000 securities. अब 100 जो बेस वैल्यू था, 100 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट इट एज 1 लाख. तो वहां पर जो 100 की वैल्यू है नाउ इट हैज रीच्ड 115. क्या आप बात कर रहे हैं 115 का, तो 1000 को 115 से मल्टीप्लाई किया आपने. जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये हो जाएगा 1,15,000, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 1 लाख फेस वैल्यू सिक्योरिटीज हैं, यू आर गोइंग टू डिलीवर 1,15,000. तो आपका ये सीधा सीधा कैलकुलेशन आ जाता है. पहले क्या करना है, आपको जो टोटल अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट को आप कन्वर्ट कर लोगे लॉट साइज के अंदर. लॉट साइज कैसे आएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100. 100 इज योर बेस वैल्यू, योर फेस वैल्यू. तो इस फेस वैल्यू से हमारे पास जो n आ गया, 1 लाख को 100 से डिवाइड किया. यू विल ऑलवेज बी डिवाइडिंग इट बाय 100 वट एवर द अमाउंट इज व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और बॉन्ड्स आर टॉक्ड अबाउट. तो 100 से डिवाइड किया आपने, तो ये आ गया 1000. अब बेस वैल्यू थी 100. नाउ यू आर एग्रीइंग, यू आर सेलिंग शॉर्ट अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ 115. तो व्हाट आर यू एग्रीइंग टू डिलीवर? वो जो प्राइस है 115, उसको आपने लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1,15,000. तो फेस वैल्यू तो 1 लाख ही है. यू आर एग्रीइंग टू डिलीवर 1 लाख फेस वैल्यू सिक्योरिटीज फॉर $1,15,000. आपने वो सेल कर दिया है, यू शॉर्टेड दिस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो अल्टीमेटली आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा 1,15,000 पर, क्योंकि उसकी जो प्राइस जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है वो है 115. तो 115 multiplied by 1000, which is the lot size, you will get the value of 1,15,000.
15,000, इसका मतलब अगर ये प्राइस 110 होती, 110 पे आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे होते तो इसका मतलब 10 का तो इंक्रीमेंट हो गया होता, तो 10 इंटू 1000, तो सॉरी यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ होता वो मल्टीप्लाई करते आप 110 इंटू 1000, तो ये हो जाता आपका 1,10,000। इसी तरह से वैल्यू अगर 125 होती तो 125 इंटू 1000, तो वो हो जाता आपका 1,25,000। तो ये ध्यान रखना है आपको, 100 से आपको कंपैरिजन करना है। बढ़ रही है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर कम हो रही है, तो आप ही एस्टिमेट करिएगा अभी और बताइएगा एस्टिमेट करके कि वो वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां पर तो 115 को किया मल्टीप्लाई 1 लाख से, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ 1,15,000। जो कॉन्ट्रैक्ट का फेस वैल्यू था वो तो $1 लाख ही रहेगा। तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन काफी सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन जो अमाउंट इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है वो आएगा 115 इंटू 1000 से किया तो आपके पास आ गया 1,15,000। आई होप दिस इज करेक्ट एंड दिस इज क्लियर टू यू। तो 1,15,000 विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज वाई दिस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आफ्टर 27th we move on to question number 28। तो इससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। Those who still are in some doubt, your doubt will be clear now। यहाँ पे लिखा है by selling short a futures contract of $1 लाख। तो पहले तो 1 लाख को वापस जो फेस वैल्यू है 100 से डिवाइड करना, तो आपके पास n तो आ गया नंबर 1000, राइट। तो यहाँ पर जो 1000 है इसको अब आपको यूज करना है। 1000 को कैसे यूज करेंगे? एट ए प्राइस ऑफ 96। अब यहां पर जो प्राइस है 96, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 96 बाय 1000। लॉट साइज है 1000 का, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई 96,000। पहले 115 था तो हमने 115 से मल्टीप्लाई किया था, अब 96 है तो आपको 96 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर जो फेस वैल्यू है वो तो 1 लाख ही रहेगी। तो फर्स्ट और थर्ड आंसर फिर से सिमिलर हैं, लेकिन एट अ प्राइस ऑफ 96, तो आप 96 पर एग्री कर रहे हैं डिलीवर करने का, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 96,000, राइट। तो $1 लाख फेस वैल्यू सिक्योरिटीज यू आर एग्रीइंग टू डिलीवर फॉर $96,000, राइट। यहां पर सेल शॉर्ट किया है आपने $1 लाख एट अ प्राइस ऑफ 96, तो $1 लाख ये तो आपकी फेस वैल्यू हो गई। इससे आपने नंबर ऑफ जो लॉट साइज है, नंबर ऑफ एसेट्स है वो कैलकुलेट कर लिए, वो आए थे 1000, और आपके पास यहाँ पर प्राइस 96 रह गई है, तो 96 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर एज 96,000। बट रिमेंबर द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी $1 लाख। और देखो क्वेश्चन नंबर 29, अभी तक तो आपने सेल किया था। नाउ बाय बाइंग लॉन्ग $1 लाख फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 115 यू एग्री टू पे। आप लॉन्ग कर रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, तो 1 लाख पहले तो वापस n निकाल लिया, अब तो ये रट ही गया होगा आपको। 1 लाख को 100 फेस वैल्यू से डिवाइड किया तो n तो आपका आ गया 1000। तो 1000 आने के बाद अब यहां पर आप 1000 को 115 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना आ गया $1,15,000। $1,15,000 आपके पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कितना पे करेंगे? आप पे करेंगे $1,15,000। तो आप देखो फेस वैल्यू जो है वो तो 1 लाख ही रहेगी, तो फेस वैल्यू तो दो सही है, लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है $1,15,000, राइट। ये आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दिया है। 100 से आपने कंपैरिजन किया, पहले n निकाला, 1000 उसको 115 पर आप बाय कर रहे हैं, सो यू नीड टू पे 1000 इंटू 115, वो हो जाएगा $1,15,000, बट अल्टीमेटली द फेस वैल्यू विल रिमेन $1 लाख ओनली। तो फेस वैल्यू नहीं चेंज होनी है, फेस वैल्यू तो $1 लाख ही है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की। आप जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू पे एज पर द रेट ऑफ 115। तो 115 को मल्टीप्लाई किया हमने 1000 से, तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है $1,15,000।
राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. नाउ 30 में ध्यान दीजिएगा. ऑन द एक्सपायरेशन डेट ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरी पर आपको बताना है प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑलवेज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परचेज प्राइस के बराबर हो. इट इज इक्वल टू द एवरेज प्राइस ओवर द लाइफ. नो, इट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी डेट पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. तो एक्सपायरी पर ये जो प्राइसेस हैं वो इक्वल हो जाती हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और इक्वल टू द एवरेज. वो एवरेज कुछ नहीं है यहाँ पर. यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्राइस it is always equal to the price of the underlying asset. Right? Question number 31. 31 पे ध्यान दीजिएगा. Okay. Now this says that the price of a future contract at the expiration date of the contract इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. ये उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया गया है. द प्राइस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो क्वेश्चन नंबर 30 हुआ है ये सेम उसी का ही है. द प्राइस ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. तो एक्सपायरी डेट पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होती है ये हमेशा इक्वल होती है अंडरलाइंग एसेट की प्राइस पर. वो अंडरलाइंग एसेट कोई स्टॉक भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकती है. तो उस स्टॉक की जो प्राइस होती है वो और एक्सपायरी डेट का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो हमेशा सेम होती हैं. रिमेंबर दीज रूल्स. राइट, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now see, if you purchase $1 lakh interest rate futures contract for 105, आप परचेज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 105. द प्राइस ऑफ द ट्रेजरी सिक्योरिटीज ऑन द एक्सपायरेशन डेट इज 108. 105 में आपने खरीदा और जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज है उनका जो एक्सपायरी डेट पे प्राइस है 108 पहुंच गया. तो 105 पे आपने परचेज किया, वो प्राइस पहुंच गई 108. तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 3 का. अब आप ये देखो, वापस से कैलकुलेट करना. प्रॉफिट तो हो रहा है, ये पता लग गया अपने को 3 का हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो आप पहले n निकाल लेना. वो कैसे आएंगे? जो आपकी फेस वैल्यू है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 एसेट. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 ही कितना हो जाएगा? 1000. और फिर आप जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो हो रहा है 105 रुपए पे खरीदा, वो वैल्यू हो गई 108 की, प्रॉफिट 3 रुपीज का हो रहा है. तो 1000 इंटू 3 किया, आपका प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 3000. सो दैट इज द राइट आंसर. यू हैव अ प्रॉफिट आ रहा था आपको एक एसेट के ऊपर 3 रुपए का, एक पर. राइट, एक एसेट पर आ रहा था 3 रुपए का. तो हमने यहां पर कैलकुलेट किया, टोटल जो नंबर था लॉट साइज में वो था 1000. एक पर प्रॉफिट था $3 का. 1000 पर कितना हो जाएगा? जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 इंटू 3, दैट विल गिव यू 3000. सिमिलरली, और देखो नंबर 35. इफ यू सेल $1 lakh इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 110, आपने सेल कर दिया 110 पर. प्राइस ऑफ द ट्रेजरी सिक्योरिटीज वो पहुंच गई एक्सपायरी पर 106. तो आपको उसको बाय बाद में आप कर लेंगे 106 पर. आपने वो सेल कर दिया 110 पर, तो 110 पे आप उसको सेल करने का, आपने वो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल किया हुआ है, प्राइस पहुंच गई 106 पर. तो आपके पास इस ट्रेड में प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 4 रुपीज का.
अगर मान लो वो 110 में आप सेल करते हो और एक्सपायरी डेट पे प्राइस हो जाती है 115 रुपए, तो आपको 115 रुपए पर बाय बैक करके देना पड़ता, तो 5 रुपए का लॉस हो जाता। लेकिन यहां पे क्या हुआ, 110 में आपने सेल कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट, बाय जब एक्सपायरी डेट पे वैल्यू होगी 106 पर, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करके प्रॉफिट उठा लेंगे 4 रुपए का, राइट। तो प्रॉफिट तो हो रहा है, यहां पर सेल करते हैं और एक्सपायरी डेट पे प्राइस कम हो जाती है, तो यू अर्न अ प्रॉफिट, क्योंकि आपने सेल ही इसीलिए किया था कि वो प्राइस कम हो जाएगी, और हो भी गई। 110 से वो प्राइस आ गई 106। अगर आप बाय कर लेते 110 पर और फिर प्राइस रह जाती 106, तब तो लॉस हो जाता। कि आपने मान लीजिए कैलकुलेटर खरीदा 110 का और उस कैलकुलेटर की प्राइस रह गई 106 रुपए की, 4 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन आप ट्रेड समझिए, यू हैव सोल्ड दी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 110 और उसकी प्राइस आ गई 106 पर, तो 106 पर आप बाय कर लेंगे, यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 4। सिमिलरली एन कितना है वो तो अब आपको पता लग ही गया होगा, 1000। तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो कितने का आ जाएगा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू $4000। तो आपके पास जो चॉइस है यहां पर वो अगेन नंबर 1 है, राइट। अब इसको नोट कीजिएगा एक बार, ये बड़े इंटरेस्टिंग MCQs हैं, काइंडली नोट देम डाउन, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स। याद रखना n निकाल लेना पहले, उससे आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एसेट्स आ जाएंगे, वो 1000 आ रहे हैं यहाँ पर। और फिर आप प्रॉफिट देखना, प्रॉफिट है लॉस है, सेल कर रहे हैं वैल्यू गिर जाती है, तो मतलब प्रॉफिट का सौदा है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 110 है, प्राइस मान लो अगर 102 रुपये ही रह जाती, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा होता है एक एसेट के ऊपर, और 1000 है तो 8 इंटू 1000 वुड हैव गिवन यू 8000। अभी तक यहाँ पर कोई ब्रोकरेज नहीं, अगर ब्रोकरेज दी जाती 500 या 1000 तो उसको माइनस करना पड़ता, वो भी आएंगे आगे चलकर, ब्रोकरेजेस भी, प्रीमियम होता ऑप्शंस के केस में तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ना तो यहाँ पर कोई ब्रोकरेज है अभी, ना ही ऑप्शन के केस है, तो कोई प्रीमियम के बारे में भी बातचीत नहीं हो रही है। सो यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी ब्रोकरेज, राइट। So let us move on to the next one. Number 36. I hope it is perfectly visible. Number 36. Okay, now if you sell a $1 lakh interest rate futures contract for 105 पे आपने सेल किया है, I hope it is visible now. आपने सेल किया है उसको 105 पर, एंड द प्राइस ऑफ द ट्रेजरी सिक्योरिटीज ऑन द एक्सपायरी इज 108। अब आपको वो बाय करना पड़ेगा 108 के अंदर। ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब आपने सेल कर दिया 105, ये सोचकर कि भाई आगे चलकर हो सकता है प्राइसेस कम हो जाए, 100 रुपये ही रह जाए तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, बाय कर लेंगे उसको आप 100 में, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सेल किया 105 पर, उसकी वैल्यू बढ़ गई, बाय करना पड़ रहा है 108 पर, तो यहाँ पर हमें एक एसेट पर लॉस हो रहा है, कितने का, 3 रुपये का। इसको अदरवाइज समझ लो कि कोई चीज़ खरीदी आपने 108 पर, बेच दी 105 पर, 3 रुपये का लॉस खा गए एक एसेट के ऊपर। और आपको बताया टोटल जो एन है वो आपने काफ़ी प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं, $1 lakh डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू एन एज 1000। तो एन 1000 है, तो जो टोटल लॉस आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3000 का। अब आप देखो इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जहाँ पर लॉस है -3000 का, 5000, 8000, प्रॉफिट 8000, प्रॉफिट 3000, प्रॉफिट तो ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर बी, योर लॉस इज $3000, राइट, इन क्वेश्चन नंबर 36।
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। MCQs में ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है सेल किया है आपने 105 में, उसको बाय कर रहे हैं 108 में, सो योर लॉस इज इक्वल टू $3 और टोटल जो नंबर था 1000 था, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 3000। तो सेल करते हैं आप तो ये सोचते हैं कि प्राइस कम होगी, कम प्राइस में जाके खरीद लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये ट्रेड्स ध्यान रखना फ्यूचर्स के अंदर। यू सोल्ड इट फॉर 105, नाउ द रेट हैज गॉन टू 108, लॉस हो गया 3 का, 1000 एसेट्स थे, 1000 इंटू 3 विल गिव यू 3000। और ये चीज़ आगे क्लियर भी की है। इफ you sold a short contract on financial futures, you hope interest rates will, ये ध्यान रखना, interest rate will rise। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे आ रहा है मैकेनिज्म, उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी इंटरेस्ट रेट राइज करती हैं, whenever interest rate rises, योर जो एसेट्स हैं या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस हैं, दे जनरली फॉल। ये एक रिवर्स ट्रेड मैकेनिज्म होता है। व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट राइज तो फ्यूचर प्राइसेस दे फॉल, और आप ये सेल कर रहे हैं यहाँ पर, राइट, यू सोल्ड अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स, तो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट रेट राइज करे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, फ्यूचर प्राइसेस विल गो डाउन, एंड फ्यूचर प्राइसेस जब जाएंगी तो अब आपको फायदा होगा सेल करने पर, राइट। अगर आप बाय करते तो आप ये चाहते हैं कि प्राइसेस बढ़ें, तभी तो फायदा होगा। अगर आप बाय कर रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो प्राइसेस इंक्रीज हों, और प्राइस इंक्रीज होंगी तो उस केस में प्राइसेस इंक्रीज कब होंगी, जब इंटरेस्ट रेट फॉल डाउन। तो देखो आगे, इसको हम एक और एग्जांपल से बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 38, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, इफ यू सोल्ड a short futures contract, you will hope that interest rate, ये तो सेम ही आ गया, इसमें तो वही हो जाएगा, राइज ही हो जाएगा। 39 बताते हैं आपको, 37 और 38 तो सेम ही है, तो हो सकता है इसमें भी आपको डाउट रह गया हो, बट डू नॉट वरी, 39 क्वेश्चन से आपको ये 37 38 जो दोनों सेम क्वेश्चन थे उनका आंसर मिलेगा। इफ़ यू बॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स, आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं, ठीक है, यू होप दैट इंटरेस्ट रेट्स विल, अब आप बाय कर रहे हैं, बाय इस प्रिजम्पशन में कर रहे हैं कि आपके उस फ्यूचर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब अगर फ्यूचर्स प्राइस को बढ़ाना है तो आपको बताया था ऑपोजिट रिलेशनशिप रहेगी, इंटरेस्ट रेट विल फॉल, तो आप क्या चाहेंगे, यू विल ऑलवेज एंटिसिपेट दैट इंटरेस्ट रेट विल फॉल। तो ये चीज़ समझिएगा, ये बड़ा ही क्रूशल और बड़ा टेक्निकल पार्ट है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं तो फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कम होती है, इंटरेस्ट रेट कम होती है तो फ्यूचर्स प्राइस बढ़ती हैं। जब आप किसी कमोडिटी को या किसी एसेट को बाय कर रहे हैं तो आप बाय करते हैं इस एंटिसिपेशन में, ये सोचकर कि भाई प्राइस बढ़ेगी तभी तो फ़ायदा होगा। आपने मान लो, ये तो चलो स्टॉक्स, एसेट्स, फ्यूचर्स की बात हो रही हैं, लैंड की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली 50 लाख में, तो यही सोच के तो खरीदिए कि उसकी प्राइस आगे चलकर बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए किया आपने 70 लाख हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ने के लिए तभी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं। कोई ये तो इसलिए तो परचेज करेगा नहीं कि प्राइस कम हो जाए, तो आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ये सोच कर कि प्राइस बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स में वहाँ पे रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट की इन्वर्स रहती है कि फ्यूचर प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स द इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल, या इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं तो फ्यूचर प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो बढ़ जाती है। तो फ्यूचर प्राइस बढ़ेंगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी, और यही हमारा आंसर है कि इफ़ यू आर बाइंग फाइनेंशियल फ्यूचर्स यू होप दैट द इंटरेस्ट रेट्स विल
फॉल। इसी तरह से आपने अगर सेल कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को तो आप चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर जो फ्यूचर है फ्यूचर प्राइस कम हो जाए, और वो तभी कम होगी जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगी। इंटरेस्ट रेट विल राइज, दैट इज वाई इन बोथ 37 एंड 38 सेम क्वेश्चंस सेम आंसर। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप सेल कर रहे हैं तो आप हमेशा ये चाहेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो प्राइसेस कम होंगी, कम होगी तभी फायदा होगा। मान लो आपने कोई एक स्टॉक सेल किया 100 का, राइट, फ्यूचर सेल कर दिए 100 के, तो अब आपने वो सेल किया है, तो जब तक उसकी प्राइस कम नहीं होगी 90 होगी तो आपको 10 का फायदा हो जाएगा। अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो नुकसान हो जाएगा। तो आपने अगर सेल किया है तो इस एंटिसिपेशन में कि उसकी प्राइस कम होगी, और कम होगी तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट विल ऑलवेज इंक्रीज। इसी तरह से आपने कोई चीज बाय करी है तो ये एंटिसिपेशन में की है कि प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये रिवर्स मैकेनिज्म वहां भी एप्लीकेबल होगा कि इंटरेस्ट रेट विल fall. So this is one of the most technical aspect of derivatives, but for that you must remember the relationship between interest rates and asset prices. Interest rate जब भी कम होंगी प्राइसेस बढ़ती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ती हैं तो फिर प्राइसेस आपकी कम हो जाती हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 39. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो ध्यान दीजिएगा, ये नोट भी कर लीजिएगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगी तो फ्यूचर प्राइसेस कम होंगी, और आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे प्राइसेस कम हो तभी फायदा होगा, और कोई बाय कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि प्राइसेस बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो फिर इंटरेस्ट रेट विल फॉल, और यही आपका आंसर होगा. इफ यू आर बाइंग you will hope that the interest rate will fall. Remember these logics. Next. Okay, moving on to the next one. If you bought a futures contract, अगर आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को परचेज किया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स की बात नहीं है, ये बड़ी सिंपल है. आपने लॉन्ग किया है, बाय किया है, यू होप दैट बॉन्ड प्राइसेस विल राइज. आपने तो इसीलिए खरीदा है ना कि प्राइसेस बढ़ेंगी, तभी तो आपने लॉन्ग किया है. प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपको फायदा होगा. यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वाला रिवर्स मैकेनिज्म नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट के अंदर ही एप्लीकेबल होता है. तो वो याद रखना है आपको बड़ा जरूरी कि इंटरेस्ट रेट्स अगर दी हुई हो, इंटरेस्ट रेट 4%, 5%, 6% वो परसेंटेजेस में होती हैं, वो बढ़ती घटती रहती हैं, जिससे शेयर प्राइसेस या स्टॉक प्राइसेस या फ्यूचर प्राइसेस उसके अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होती हैं. लेकिन ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. यू आर परचेजिंग अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, आप इसलिए परचेज कर रहे हैं दैट द बॉन्ड प्राइसेस विल राइज, एंड इफ यू आर सेलिंग अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यू होप दैट द बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल. अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसी एंटिसिपेशन में कर रहे हैं कि प्राइस कम होगी तो आपको फायदा हो जाएगा, और बाय इसीलिए कर रहे हैं ताकि प्राइसेस बढ़ेंगी. कोई भी आपने मान लीजिए फ्यूचर्स में वो कोई पर्टिकुलर वो खरीदा, 500 का खरीद लिया आपने, तो इसीलिए खरीदा है कि उसकी प्राइस बढ़कर आगे चल के 525 हो जाए, 550 हो जाए, तो इंक्रीज हो जाए. तो दैट इज द एंटिसिपेशन यू आर परचेजिंग सो दैट द बॉन्ड प्राइसेस विल राइज. और आप सेल कर रहे हैं, सेल इसलिए कर रहे हैं इस एंटिसिपेशन में दैट द प्राइसेस विल फॉल होगा तभी फायदा होगा इसके अंदर. जैसे देखो, आपने सेल कर दिया 500 में, तो जब वो फॉल कर जाएगा, मान लो 475 पे चला गया, तो आपको 25 का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट, टू हेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ $4 मिलियन ट्रेजरी बॉन्ड्स. पहले तो 4 मिलियन को देख लो कितना होता है. 4 मिलियन मतलब 40 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 4 मिलियन में कितने हो गए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख. उसको आपको हेज करना है $1 लाख के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से. तो 1 लाख से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ेंगे, या आपका आंसर बड़ा सीधे सीधे आ जाएगा 40 कॉन्ट्रैक्ट्स. सो योर आंसर इज डी, राइट. जितना अमाउंट है आपका $4 मिलियन यानी $40 लाख ट्रेजरी बॉन्ड्स को हेज करना है आपको. $1 लाख फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, तो $1 लाख से डिवाइड किया जितना अमाउंट है जो हेज करना है, तो आपको कम से कम 40 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे. तो आपका इतना बड़ा अमाउंट की हेजिंग हो जाएगी. उसमें जो लॉस का रिस्क है
वो एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 किया था अभी हमने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। इफ यू सेल 25 1 lakh फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, 25 1 lakh, पहले तो अमाउंट देख लेते हैं कितना हो जाता है। ये हो गया $25 lakh का, राइट। टू हेज होल्डिंग्स ऑफ अ ट्रेजरी सिक्योरिटी, द वैल्यू ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज यू आर होल्डिंग इज, ईजी है, देख लो किसके अंदर $25 lakh आ रहा है। अब ये बड़ी सिमिलर सी वैल्यूज दे दी, आई साइड 6/6 रखना आप अपनी, तो 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, योर आंसर इज सी। 43 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। $1 lakh इंटू 25 विल गिव यू $25 lakh। सीधे सीधे कैलकुलेशन है, 25 को $1 lakh से मल्टीप्लाई कर लिया तो इतना होल्डिंग आपके पास है, दैट इज वाई यू आर हेजिंग दिस अमाउंट, राइट। नेक्स्ट, नंबर 44। इफ अ फर्म कीप्स अ लॉन्ग पोजीशन in treasury securities, long, like you are agreeing to buy, so to hedge against interest rate risk the firm should sell, right। hedging कर रहे हैं आप, opposite mechanism आपको करना पड़ेगा। आप if you are keeping a long position, तो long मतलब buy, तो long position maintain कर रहे हैं आप, तो hedging के अंदर आपको बताया था हमेशा opposite होता है, you should short, you should sell the future contracts। और इसी तरह से अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, तो हेजिंग करने के लिए आपको बाय करने पड़ेंगे, राइट। तो ये ऑपोजिट मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो लॉन्ग करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट्स, और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू बाय the contracts, you will have to maintain the opposite relationship। और दोनों में ध्यान रखना, ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स नहीं है यहाँ पर, ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं, एक तो ये हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ट्रेजरी सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको रिवर्स ट्रेड मैकेनिज्म करना है, शॉर्ट है तो ये बाय करना है, अगर यहाँ पर लॉन्ग यानी कि यू आर एग्रीइंग टू बाय, तो हेजिंग के लिए आपको सेल करना पड़ेगा। तो हेजिंग में यू हैव टू फॉलो द रिवर्स मैकेनिज्म, राइट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर, तो नोट कीजिएगा यहाँ तक एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 46। तो एक बार ये नोट जरूर कर लीजिएगा, so that you don't land up in trouble as far as question number 44 and 45 are concerned. Okay, now what is this question saying? Just let me position the slide. Now this says that when a financial institution hedges the interest rate risk for a specific asset, ये ध्यान रखिएगा जब भी स्पेसिफिक एसेट होता है तो उसको तो बोला जाता है माइक्रो, तो इसका तो आंसर है बी, माइक्रो हेज बोलते हैं। जब ओवरऑल पोर्टफोलियो को आप हेज करते हैं तो उसको बोला जाता है मैक्रो। तो अगर कभी ये आए, देखते हैं आगे चलकर ऐसा क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, अगर स्पेसिफिक एसेट हो तो उसको बोला जाता है माइक्रो, इसीलिए ये आंसर माइक्रो सही है। और अगर ओवरऑल एसेट सिनेरियो होगा तो उसको बोला जाएगा मैक्रो। सो लेट अस जस्ट सी, यस, यहां पे क्या लिखा है, व्हेन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज हेजिंग इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स ओवरऑल पोर्टफोलियो देन दैट हेज इज कॉल्ड एज मैक्रो हेज। तो ओवरऑल के अंदर है मैक्रो, स्पेसिफिक वाले को बोला जाता है माइक्रो,
राइट. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग इज कॉल्ड. लिक्विडिटी, वॉल्यूम, फ्लोट, टर्नओवर कुछ नहीं होता. जो भी आउटस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट. आउटस्टैंडिंग मतलब जितने भी अभी बचे हुए हैं, तो दे आर ऑलवेज डिनोटेड बाय ओपन इंटरेस्ट, राइट. ओपन इंटरेस्ट को ही हमेशा आप डिनोट करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग से. नेक्स्ट, नंबर 49. नंबर 49 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वर नॉट डिजाइंड टू इंक्रीज लिक्विडिटी. फ्यूचर्स में से ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन सा फीचर है which is not designed to increase liquidity. Standardized, no. Traded up until maturity, not tied to specific type of bond. नहीं, it is marked to market daily. इसमें liquidity इंक्रीज नहीं की जाती है. मार्क टू मार्केट का मतलब होता है जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको उसी दिन मार्क करते हैं. इसको फ्यूचर्स की लैंग्वेज में MTM भी बोला जाता है, मार्क टू मार्केट डेली. कि आपका फ्यूचर्स का, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस था 700, वो पहुंच गया 725, तो डेली का जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 25. अब जो लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस आ जाएगा. तो मार्क टू मार्केट ये बड़ा जरूरी है. और अगर कभी मान लीजिए प्राइस बड़ी कम हो जाती है, 700 की जगह स्टॉक प्राइस रह गई 640, लॉस हो रहा है आपका 60 का. स्टॉक आपके पास बाय किया हुआ था आपने 700 पर, वैल्यू होगी 640, तो मार्जिन्स मांगे जाते हैं, राइट. मार्जिन्स मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट स्टॉक मार्केट में जमा कराना पड़ता है ताकि आपका वो सौदा कट ना जाए. तो 700 है, ज्यादा प्राइस क्रैश होती है, इसीलिए ये देखना पड़ता है कि इन्वेस्टर के अकाउंट में वो रिक्वायर्ड अमाउंट है या नहीं है, तो दे कॉल फॉर मार्जिन मनी. इसलिए ये मार्क टू मार्केट डेली मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है. और इससे लिक्विडिटी जो है, इट इज नॉट डिजाइन टू इंक्रीज लिक्विडिटी बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेली बेसिस. अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट डिजाइन टू इंक्रीज लिक्विडिटी. वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया, बस आंसर की लैंग्वेज अलग है. स्टैंडर्डाइज नहीं है, ट्रेडेड नहीं है, नॉट टाइड टू वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड, नो. कैन बी क्लोज्ड विद ऑफ सेटिंग ट्रेड. तो ऑफसेटिंग ट्रेड का मतलब ट्रेड को स्क्वायर कर लिया जाता है, ट्रेड को क्लोज कर दिया जाता है. सो दिस इज नॉट डिजाइन टू इंक्रीज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कैश, वो जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करने के प्रोसेस को बोला जाता है इंक्रीजिंग ऑफ लिक्विडिटी. लेकिन इनमें से ये जो फीचर है ये MTM के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट यू कैन क्लोज द ट्रेड बाय ऑफसेटिंग इट. स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं आप, और अगर मार्जिन मनी नहीं भी आ रही है देन ऑल्सो यू कैन ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द ट्रेड. ऑफ सेटिंग मतलब ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देना. तो मार्क टू मार्केट क्लियर है. ये मार्क टू मार्केट डेली का मतलब डेली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉसेस का एस्टिमेशन किया जाता है. नंबर 51, फ्यूचर्स डिफर फ्रॉम फॉरवर्ड्स बिकॉज दे आर used to hedge portfolio, used to hedge individual securities, used in both financial and foreign exchange markets. Standardized contract, ये ध्यान रखना फ्यूचर और फॉरवर्ड के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है that futures are standardized, they are regularized by stock market. Forwards are not standardized, they are customized, flexible, easy to make. They are not governed by SEBI, or they are not governed by legal complications, but this is standardized, this is regularized in the market. तो ये ध्यान रखना है, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज, वहां पर कोई डिफॉल्ट रिस्क, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स ओवर फॉरवर्ड्स. नेक्स्ट, फ्यूचर्स डिफर फ्रॉम फॉरवर्ड्स because they are used to hedge portfolio, used to hedge individual securities. hedging तो किसी में भी कर सकते हैं आप, फ्यूचर्स में भी फॉरवर्ड्स में भी. used in both financial and foreign exchange and mark to market daily. यही एडवांटेज है मार्क टू मार्केट डेली. फ्यूचर्स के अंदर MTM, ये जो डेली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉसेस का कैलकुलेशन है ये होता है, जबकि ऐसा कुछ फॉरवर्ड्स में नहीं होता. तो स्टैंडर्डाइज के साथ साथ ये भी आपने डिफरेंस देख लिया.
स्टैंडर्डाइज्ड, रेगुलराइज्ड, दिस इज लीगल। जो फ्यूचर हैं लीगल, उसके अंदर सारी कॉम्प्लिकेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। वाइल फॉरवर्ड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, इजी, कस्टमाइज्ड, और फ्यूचर्स में मार्क्ड टू मार्केट डेली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा कुछ फॉरवर्ड्स में नहीं होता। फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 महीने बाद का, 1.5 महीने, 2 महीने बाद का, उसके बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ता है कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है और फिर वो ट्रेड को क्लोज किया जाता है। बट मार्क टू मार्केट डेली इज नॉट डन इन फॉरवर्ड्स, तो फॉरवर्ड्स में ये नहीं होता है। Number 53. Now 53, first of all read out the statement that is given over here. The advantage of future contracts relative to forward contracts, ये तो अब आप लोग ही बता देंगे, is that future contracts are standardized, specify that more than one bond is eligible for delivery, making it harder for someone to corner the market and squeeze traders, cannot be traded prior to the delivery date, thereby increasing market liquidity. और इसमें एक और ऑप्शन है, आई थिंक दैट इज हाइडिंग अप। जो इसमें एक और ऑप्शन है वो ई आपको आपकी पीडीएफ में नजर आ रही होगी, वो है बोथ ए, वो अगले पेज पर चली गई है ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, राइट। स्टैंडर्डाइज तो ये है ही, नो डाउट, लेकिन यहां पर ये भी है कि स्पेसिफाई दैट मोर देन वन बॉन्ड इज एलिजिबल फॉर डिलीवरी। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन ई आएगी, क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोर देन वन बॉन्ड is eligible for delivery, which this kind of situation, this kind of condition is not there in forward contracts. तो फ्यूचर्स में ये दोनों चीजें हैं, कैन नॉट बी ट्रेडेड, ये तो ठीक नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर यू कैन ऑलवेज ट्रेड बिफोर द डिलीवरी डेट, लेकिन जो सही है वो है स्टैंडर्डाइज्ड है। दूसरा, मोर देन वन बॉन्ड इज एलिजिबल फॉर डिलीवरी एंड देयरफॉर इट इज हार्ड for someone to corner the market and squeeze traders. तो इससे वो जो मार्केट की जितने भी फ्लॉज है ना वो भी रिमूव हो गए थे, कि कोई एक इंस्टीट्यूशन ही मान लीजिए वो कॉर्नर करता जाए, कॉर्नर मतलब बाय करता चला जाए, वो सिचुएशन अब फ्यूचर्स के अंदर नहीं है, बिकॉज यू कैन स्पेसिफाई and you know more than one bond is eligible for delivery, so it's very hard for some institution to buy to corner the market and squeeze out the traders. तो वो possible अब नहीं है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है फ्यूचर्स में और फॉरवर्ड्स में। और भी कई डिफरेंसेस हैं, वो आपको बताया हमने कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स के अंदर there are so many differences which we have discussed in the previous question, but over here जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उसमें ई ऑप्शन हमारी अगली स्लाइड पर चली गई है, लेकिन आप देखेंगे आपको उसी में ही मिल जाएगी। सो जस्ट हैव अ लुक एट ऑप्शन ई, और उसमें बोथ ए एंड बी नजर आ रहा होगा आपको, एंड दीज आर द राइट आंसर्स। स्टैंडर्डाइज भी हैं एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, यू नो दे स्पेसिफाई दैट मोर देन वन बॉन्ड इज एलिजिबल फॉर डिलीवरी, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन टू कॉर्नर, कॉर्नर मतलब बाय, एक ही पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ जिससे मार्केट में बचे ही ना, तो that you know situation is no more created in the futures, right? So this is it for today's class, and we will continue with another set of slides, some more